वेलकम टू सानवी कॉमर्स क्लासेस। आज मैं अपने इस वीडियो में संक्षिप्त रूप से लेखांकन के उद्गम एवं विकास का बारे में बताने जा रहा हूँ। जिस तरह से मैंने अपने पिछले वीडियो में लेखांकन एवं खल लेखाशास्त्र के बीच के अंतर को स्पष्ट करने की कोशिश की थी, ठीक उसी तरह से मैं आज आप लोगों को लेखांकन के संक्षिप्त उद्गम एवं विकास को समझाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो मेरे पिछले वीडियो की तरह ही पसंद आएगी। जैसा कि पॉइंट फर्स्ट में मैंने उल्लेखित किया है यहाँ पे कि लेखांकन की उत्पत्ति तब से मानी जाती है जब से मुद्रा की उत्पत्ति हुई है। इस बात को आप भली भांति समझते होंगे कि प्राचीन समय में वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी, क्योंकि जब तक मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तब तक व्यक्ति जो है अपने एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से करते थे। लेकिन वह प्रणाली काफ़ी कठिन थी, क्योंकि हर एक व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती थी। तो समय के साथ साथ मुद्रा का विकास हुआ और मुद्रा के विकास ने वस्तु विनिमय प्रणाली के इस कठिनाई को कहीं न कहीं दूर किया। लेकिन इसका एक और जो है सकारात्मक रूप देखने को मिला कि जैसे जैसे मुद्रा का क्षेत्र जो है वो बढ़ते गया, या कहा जाए तो मुद्रा का जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे व्यापार का क्षेत्र जो है वो भी बढ़ते चला गया। और व्यापारिक गतिविधियां जैसे जैसे बढ़ी वैसे वैसे जो है लेखा जोखे की आवश्यकता जो है वो महसूस होने लगी। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो लेखांकन की जो उत्पत्ति है वो मुद्रा की उत्पत्ति से संबंधित है। अगर मैं अब अपने दूसरे पॉइंट की ओर रुख करूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेबीलोनियन तथा वैदिक सभ्यता काल में लेखांकन का चलन था। इस पॉइंट से मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों का यह सवाल होता है कि क्या सर प्राचीन समय में लेखांकन था। तो इस बात का उल्लेख आपको ऐसो देखने को मिल सकता है प्राचीन सभ्यताओं में, जैसे कि ग्रीक की सभ्यता, रोम की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। इस समय आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ भी ऐसो व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। तो जहाँ व्यापार होता है वहाँ लेखे जोखे की आवश्यकता अवश्य ही महसूस होती है। तो इसमें कहीं भी संदेह नहीं है कि प्राचीन समय में भी लेखांकन का प्रचलन था। तीसरे बिंदु पर अगर हम लोग चर्चा करें तो यहाँ तीसरे बिंदु पर मैंने यह बताने की कोशिश की है कि भारत में लेखांकन का उद्गम किस प्रकार से हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि भारत में लेखांकन के उद्गम का स्रोत जो है मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें राज्य के वित्तीय संबंधित लेन देनों के लेखा जोखा का वर्णन मिलता है। तो इससे यह पता चलता है कि मौर्य काल में भारत में जो है लेखांकन का प्रचलन था। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मौर्य काल जो है भारत में लेखांकन की उत्पत्ति का समय रहा होगा या है। चौथी अगर बिंदु की बात करें हम लोग तो चौथी बिंदु जो है वो है 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में व्यापारियों द्वारा किए गए लेन देनों का लेखा जोखा रखने के लिए पुस्त पालन की जाती थी, जो आज विकसित रूप में लेखांकन के रूप में जाना जाता है। क्योंकि पुस्तपालन और लेखांकन में अंतर है, इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे बाद में। इस पॉइंट को लिखने का मेरा यह उद्देश्य है कि बहुत सारे बच्चे यह सवाल करते रहते हैं कि क्या सर आज जो वर्तमान समय में लेखांकन का स्वरूप देखने को मिल रहा है, क्या प्राचीन समय में भी लेखांकन का स्वरूप ऐसा ही था क्या? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी जो प्राचीन समय में, अभी जो वर्तमान समय में हम लोग लेखांकन का जो स्वरूप देख रहे हैं वह स्वरूप बिल्कुल ही प्राचीन समय में नहीं था, बल्कि प्राचीन समय में जो है एक पुस्तक पर है सो सिर्फ व्यापारिक लेन देनों को लिख लिया जाता था। लेकिन आज आप लोग देख सकते हैं कि लेखांकन का क्षेत्र जो है बहुत ही व्यापक हो गया है और बहुत सारे नीति नियम जो है लेखांकन के क्षेत्र में आ चुके हैं, और लेखांकन करने के लिए भी हमें बहुत सारे नीति नियमों का पालन करना पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि लेखांकन का जो रूप जो हम लोग अभी वर्तमान समय में देख रहे हैं वह रूप बिल्कुल ही प्राचीन समय में नहीं था। तो इस आगे हम लोग यह समझने की कोशिश करेंगे अपने अगले वीडियो में कि पुस्तक पालन और लेखांकन में क्या अंतर है। धन्यवाद।